Okay, so it's now so so everyone of you can see the presentation. Is it okay? Yes, So sir. if Yes, sir. okay, so today we will be having our last lecture related with the gas chromatography, and today we will study about the introduction of sample and preparation of sample for gas chromatographic analysis. Okay, and जब हम सैंपल इंट्रोड्यूस करना है हमने कोई भी फॉर एनालिसिस, सो देयर आर थ्री मेन रिक्वायरमेंट्स, थ्री कंसिडरेशन के जो हमने अपने माइंड में रखनी होती हैं फॉर एनी सैंपल बिफोर एनालिसिस विद जीसी। ठीक है, पहली ये है कि जो भी आपने सैंपल एनालाइज करना है, कि हमने पहले भी डिस्कस किया है इन डिटेल कि दैट इट शुड बी वोलेटाइल। तो पहली चीज तो ये है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं किसी भी सैंपल के जो आपने एनालाइज करने हैं, तो वो वोलेटाइल होने चाहिए। ये तो फर्स्ट कंसिडरेशन है। सेकंड कंसिडरेशन इज के जो एनालाइट है इट शुड बी प्रेजेंट इन एन अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन। ये एनालाइट की कंसंट्रेशन बहुत लो भी नहीं होनी चाहिए, इतनी लो हो कि वो डिटेक्टर उसको डिटेक्ट ही ना कर सके, और इतनी ज्यादा भी ना हो कि वो कॉलम को जो है वो क्लॉग कर दे या चोक कर दे। ठीक है, तो जो सेकंड कंसिडरेशन है फॉर सैंपल प्रिपरेशन और इंट्रोडक्शन इनटू द जीसी कॉलम इज के जो आपके एनालाइट है दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन एन अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन। ठीक है, एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज कि जब आप इंजेक्ट कर रहे हैं सैंपल को देन इट शुड नॉट डिग्रेड द सेपरेशन प्रोसेस। कि आपका सैंपल जो है एक तो सॉरी, एक तो खुद भी डिकम्पोज नहीं होना चाहिए जब आप उसको कर रहे हैं वहां पे, और उसके अंदर कोई ऐसे कंपोनेंट नहीं होने चाहिए कि जो आपके जो आपका जीसी कॉलम है उसको खराब करें या उसके ऊपर परमानेंटली उसके साथ अटैच हो जाएं। सो दीज आर द थ्री मेन कंसिडरेशन बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ सैंपल इनटू द जीसी के। एक वो वोलेटाइल हो, उसकी कंसंट्रेशन अप्रोप्रिएट हो, और उसका कोई डैमेजिंग इफेक्ट ना हो जीसी के ऊपर। ओके, is there any query related to this one, this slide? No, Okay, sir. okay, next let's move to the next slide. So first we will be studying about how can we prepare a volatile sample. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी, जिसके अंदर हमने वाटर सैंपल्स एंड जिसके अंदर फार्मास्यूटिकल्स थे, जिसके अंदर ब्लड के सैंपल थे। सो देर आर मल्टीपल मैट्रिसेस विच कैन बी एनालाइज्ड यूजिंग गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, सो मल्टीपल काइंड के सैंपल हैं, मल्टीपल टाइप्स के सैंपल है जिसको आप एनालाइज कर सकते हैं जीसी में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप वो सैंपल लें और डायरेक्टली उसको इंस्ट्रूमेंट के अंदर इंजेक्ट कर लें। तो सारे सैंपल्स को आप ऐसे ही एज सच जिस फॉर्म में आपने सैंपल उठाया है डायरेक्टली एनालाइज नहीं कर सकते। इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। कुछ सैंपल ऐसे होते हैं कि जो कम्प्लीटली वोलेटाइल नहीं होते, तो उनको जो है आप एनालाइज नहीं कर सकते जीसी को, अगर आप उनको वोलेटाइल किए बगैर आप उसमें जीसी में इंजेक्ट कर सकते हैं, कर देंगे। ठीक है, और कुछ सैंपल ऐसे होते हैं फॉर एग्जांपल उनकी जो हाफ उनके कंपोनेंट्स जो है वो वोलेटाइल हैं, कुछ जो वोलेटाइल नहीं है, जो उनकी जो वोलेटिलिटी है वो बहुत कम है। तो अगर आप उनको एज सच उसके अंदर इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि जो लो वोलेटिलिटी के सॉल्यूट्स हैं वो उधर कालिब के ऊपर ही रह जाएंगे और वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता इल्यूट करेंगे। आपने फॉर एग्जांपल एक एनालिसिस किया है, आपने एक सैंपल इंजेक्ट किया है जिसके लिए आपने टोटल रिटेंशन टाइम 20 मिनट्स है, और उस सैंपल का कोई एक पार्ट है या दो कंपोनेंट ऐसे हैं कि जिनकी वोलेटिलिटी बहुत कम है और वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता इल्यूट करते हैं, तो उनको इल्यूट करने के लिए फॉर एग्जांपल आपको 80 मिनट्स चाहिए। तो आप 20 मिनट्स एक सैंपल रन करेंगे, वो सैंपल एनालाइज हो जाएगा, नेक्स्ट सैंपल आएगा, लेकिन जो कॉलम के ऊपर जो पहले वाला सैंपल है उसके जो नॉन वोलेटाइल या लो वोलेटिलिटी वाले हैं वो स्टिल वहां पे रहेंगे, तो वो नेक्स्ट में भी उनकी पीक आती रहेगी।
तो अगर इस तरह का आप सैंपल डालते हैं जिसके अंदर कुछ कंपोनेंट लो वोलेटाइल हैं, तो वो नेक्स्ट आपके जो सैंपल है उनके अंदर भी लूट होते रहेंगे और आपके जो एनालिसिस है उसको अफेक्ट करेंगे। ठीक है, एक तो प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम ये होता है अगर आप लो वोलेटिलिटी के सोल्यूट्स को यूज करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम ये होता है कि जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स हैं ये कॉलम के ऊपर जो है वो रह जाते हैं, और अगर वो कॉलम के ऊपर अटैच हो जाएंगे परमानेंटली, सो जो एक्टिव साइट्स हैं कॉलम की वो सारी अवेलेबल नहीं होंगी फॉर फर्दर सेपरेशन, क्योंकि मेनली जो सेपरेशन हो रही है दैट इज बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ एनालाइट्स विद द कॉलम, एंड उनके आपस में कितनी इंटरेक्शन है, किसकी एफिनिटी ज्यादा है। अगर उसमें से कुछ साइट्स हैं जो एक्टिव साइट्स हैं आप उनको परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं बाय सम काइंड ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स, तो आपके जो कॉलम की एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी और उसको उस अच्छी तरह से एनालाइज नहीं कर सकेगा। ठीक है, should I move to next slide or is there any question? No. Next slide. Okay, Aman, Huda, is there any question? Yes sir. No sir. Okay, so I will be सर moving to एक ये क्वेश्चन है कि जैसे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जो लो वोलेटिलिटी होते हैं, मतलब कंपाउंड्स होते हैं वो, मतलब जो एनालिसिस हम करते हैं नेक्स्ट सैंपल्स का उसमें भी अपनी पीक शो करते हैं, तो इसको कम करने के लिए फिर हम क्या करेंगे कि उनको किसी चीज़ से पहले वॉश करेंगे ताकि वो अपनी पीक शो ना करें, या फिर कोई ऐसा कंपाउंड डालेंगे कि वो? नहीं, हम उसमें ये करेंगे कि हम जो हमारे अगर सैंपल के अंदर जो लो वोलेटाइल सब्सटेंसेस हैं तो हम उनको पहले वोलेटाइल बनाएंगे, मतलब उनकी जो है वोलेटिलिटी को हम मोस्टली डेरिवेटाइजेशन की जाती है और उनको वोलेटाइल किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है सर? यस सर ये जो वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं इनको हम हीट करते हैं तो ये हमारे पास एवापोरेट हो जाते हैं ना, तो सर हमने मतलब किस तरह से हीट करना है कि वो डिकम्पोज ना हो लेकिन वोलेटाइल हो जाए हमारे पास? ऐसा ही है, जब हमने इसमें पहले डिस्कस किया था जो हम थर्मल ग्रेडियंट यूज करते हैं, यस सर। सो बेसिकली वो इसलिए यूज करते हैं कि जब आपके सैंपल हैं कि जो हाईली वोलेटाइल हैं, अगर आप उनको फॉर एग्जांपल 220 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं तो वो तो डिकम्पोज हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। तो हम इसलिए ग्रेडियंट जो है यूज करते हैं, थर्मल ग्रेडियंट यूज करते हैं कि आप एक 4 डिग्री पर मिनट या 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट के हिसाब से आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो वो जो जो हाईली वोलेटाइल हैं वो तो पहले इल्यूट हो जाएंगे एट नॉर्मल टेम्परेचर, जब आपने 100 यूज किया या 80 डिग्री यूज किया। सो विद टाइम जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं तो जो थोड़ी लो वोलेटिलिटी वाले होते हैं वो भी वोलेटाइल होते हैं और वो भी इल्यूट होते जाते हैं। तो मोस्टली इसलिए हम थर्मल ग्रेडियंट यूज करते हैं। तो इसमें ये होता है कि अगर आप एक ही फिक्स टेम्परेचर यूज करें हाई, तो उसके अंदर जो हाईली वोलेटाइल है वो डिकम्पोज हो जाएंगे। तो मेनली थर्मल ग्रेडियंट जो हम यूज करते हैं इसमें जीसी में वो इसलिए यूज करते हैं कि आप जो लो वोलेटाइल हैं उनको भी उसमें सेपरेट और एनालाइज कर सकें, और जो उसके अंदर हाईली वोलेटाइल है वो डिकम्पोज ना हो। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। So we will move to the next slide. So for example आपके पास एक सैंपल है कि जिसमें कुछ वोलेटाइल एनालाइट्स हैं और वहाँ पे कुछ नॉन वोलेटाइल मटेरियल भी मौजूद हैं, तो आपने उसको सेपरेट करना है। So mainly there are two kind of techniques which are used for the separation of volatile analytes. The first one is liquid extraction and the second one is solid phase extraction. ठीक है, मेनली जो लिक्विड एक्सट्रैक्शन है और सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन है जो आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री है फोर्थ सेमेस्टर में, उसमें बहुत डिटेल से स्टडी किया गया है, राइट। सो इसमें हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये चीज़ें आप पहले से गो थ्रू होके आ चुके हैं, और इवन जो फिफ्थ सेमेस्टर है उसमें आप लोगों ने ये सारा पढ़ा था, राइट। So we will not go into that much detail, so we will just over through करेंगे इसको। So basically आप हमारे पास दो प्रोसेस हैं, एक लिक्विड एक्सट्रैक्शन का कि जिसमें हम एक एनालाइट है जो हमारा उसको एक लिक्विड एक्वस फेज से या किसी भी लिक्विड फेज से किसी दूसरी लिक्विड फेज के अंदर एक्सट्रैक्ट करते हैं।
सो नॉर्मली दैट जस्ट डिपेंड्स ऑन कि उनकी पोलैरिटी क्या है। सो पोलर्स जो अगर सॉल्वेंट हमारे पास एनालाइट है और वो एक किसी ऐसे मीडियम में है जो लेस पोलर है, तो हम हाईली पोलर को सॉल्वेंट यूज करेंगे और उनको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। सो बेसिकली इट वर्क्स ऑन लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है। सो लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन तो हम इस तरह से करते हैं। और सेकंड हम जो है वो सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन करते हैं अगर हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल है कि जिसके अंदर कुछ वोलेटाइल कंपाउंड्स भी हैं और कुछ नॉन वोलेटाइल भी। सो सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन जो है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको फिर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट फॉर प्रिपेयरिंग अ वोलेटाइल सैंपल और द सैम्पलिंग जो है उसके लिए है कि हम अगर हमारे पास कोई लिक्विड मैट्रिक्स है तो मोस्टली हम दो मेथड यूज करते हैं सैम्पलिंग फॉर सैम्पलिंग ऑफ द वोलेटाइल कंपाउंड्स। वन इज पर्च एंड ट्रैप मेथड एंड द सेकंड वन इज हेड स्पेस सैम्पलिंग। सो आतिफ, are you there? Yes, sir. Can you explain what is purge and trap method? Because we have discussed in that previously in our class. वो लेक्चर नहीं देखे सर मैंने। So Adila, can you explain purge and trap method? Okay. So any one of you who can explain the difference between purge and trap method or head space sampling? So may I explain? Yes. Basically, purging is a process in which is a cleaning process. In this, we move a gas to a liquid, and that gas attaches with some ions or combine with them, and then that gas moves out into another container, and these ions are collected in that container, and that gas will be volatile. So our ions of interest are separated, and we will analyze them. Okay. So who will be explaining head space sampling? Talha, are you there? Sabah? Okay. Janita? No answer. Khurshid? Will you please explain headspace sampling? Okay. सर मैं बताऊं? कौन? सालिहा सर। जी सालिहा, प्लीज। सर हेड स्पेस सैम्पलिंग में जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं वो लाइटर होते हैं क्योंकि तो वो ऊपर को मूव करते हैं और इस तरह से हम फिर उनको जो लेस वोलेटाइल मटेरियल्स होते हैं उनसे इजीली रिमूव कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। Okay, so we will briefly overview both of these methods in our next slide. So first method which we are going to study is purge and trap method. Purge and trap method में हम क्या करते हैं, mostly we use some inert gas जैसे helium है और nitrogen है. So most commonly used purging gas is helium. So हम उसको bubble through करते हैं किसी भी सैंपल में से। तो वो जो गैस जब उसमें से सैंपल में से पास होके निकलती है आउट, उसके जो आउटलेट है, सो इट कंटेन सम ऑफ द वोलेटाइल कंपाउंड्स जो भी उसके सैंपल के होते हैं वो अपने साथ लेके वो गैस चली जाती है। सो आफ्टर पासिंग थ्रू दैट सैम्पलिंग डिवाइस, तो वहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि डिफरेंट एड्सॉर्बेंट मटेरियल यूज करते हैं। मल्टीपल काइंड ऑफ एड्सॉर्बेंट मटेरियल्स आर यूज्ड कि जिनके अंदर उनको जो भी वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं वो उसके अंदर एड्सॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम उसको ट्रैप कर लेते हैं किसी भी एड्सॉर्बेंट मटेरियल के अंदर, कि हम गैस पास करते हैं एक सैंपल के अंदर से और वो गैस जो है सैंपल के जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं, जो एनालाइट है, उसको अपने साथ लेके जाती है और एट द आउटलेट देयर इज एन एड्सॉर्बेंट मटेरियल के जो उन एनालाइट को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। सो इसके अंदर ये इस मेथड को हम कहते हैं पर्ज एंड ट्रैप मेथड। आफ्टर दीज एनालाइट्स आर ट्रैप्ड इन द ऑन द सरफेस ऑफ द एब्सॉर्बेंट मटेरियल, देन बिफोर एनालिसिस हम उसको हीट करते हैं और हीट करने से
जो एड्सॉर्बेंट है उसकी जो एड्सॉर्ब हुए होते हैं उनको हम उसके रिमूव कर सकते हैं। सो आप हीट करते हैं और उसमें से दोबारा कैरियर गैस पास करते हैं और उन वोलेटाइल कंपाउंड्स को हम जीसी के अंदर जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं फॉर एनालिसिस। सो दिस मेथड इज नोन एज पर्ज एंड ट्रैप मेथड। ओके, यस सर। होपफुली आतिफ अब आपको क्लियर हो गया होगा। जी सर। सर अगर हम हीट करते हैं तो वहाँ पे वो साथ जिसमें अब्जॉर्ब हुए हैं वो साथ नहीं जाएंगे उसके मॉलिक्यूल, कौन से? जिसमें अब्जॉर्ब हुए हैं ये वोलेटाइल। बेसिकली एनालाइट हैं जो एड्सॉर्ब हम इसीलिए कराते हैं कि हम उसको इकट्ठा कर सकें और फिर उनको एनालाइज कर सकें। दैट्स व्हाई वी कलेक्ट दोज ऑन द एड्सॉर्बेंट सरफेस। ठीक है सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मेथड इज हेड स्पेस सैम्पलिंग। सो दिस इज सिंपल मेथड कि जिसके अंदर हम कोई सैंपल जो भी हमारे पास लिक्विड है हम उसको रखते हैं किसी वायल के अंदर जिसके अंदर ऊपर एयर स्पेस हो जो कि मुकम्मल कंप्लीटली फिल्ड ना हो, ठीक है। एंड उसको थोड़ा सा टाइम देते हैं और उसमें ये होता है कि जो मोस्टली वोलेटाइल एनालाइट्स होते हैं जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं तो दे फॉर्म एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द सैंपल एंड द ओवरलाइंग लेयर। ये कुछ जो सब्सटेंस है वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर जो है लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो है वो जो हेड स्पेस है जो ऊपर उसके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। सो आफ्टर गिविंग सम टाइम फॉर इक्विलिब्रेशन तो देन हम सिंपल एक सिरिंज लेके जो ऊपर हमारे पास जो वेपर वाला एरिया है, जो लिक्विड में से हम सैंपल नहीं लेते, जो वेपर फेज है उससे हम जो है सिंपल सिरिंज के थ्रू जो है हम उसमें से सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं और उसको इंजेक्ट कर देते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के लिए। सो दिस मेथड इज नोन एज हेड स्पेस सैंपलिंग कि जिसके अंदर हम वेपर्स को जो ऊपर लिक्विड के ऊपर जो खाली स्पेस है जिसके अंदर वोलेटाइल कंपाउंड्स इन द वेपर फॉर्म है उनको इंजेक्शन के थ्रू सिरिंज के थ्रू कलेक्ट करते हैं और उसको इंजेक्ट करते हैं जीसी के अंदर। तो दिस मेथड इज नोन एज हेड स्पेस सैंपलिंग। सो जब हमारे पास नॉर्मली जो लिक्विड सैंपल्स होते हैं तो उसके लिए हम दीज टू मेथड यूज करते हैं, एक हेड स्पेस सैंपलिंग एंड दूसरा पर्ज एंड ट्रैप मेथड। ठीक है सर ये सर जब तो इससे एयर में तो ऑक्सीजन वगैरह होंगे तो वो डिटेक्ट नहीं होंगे? क्या चीज? एयर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह भी तो होंगे जहाँ से हम सैंपल ले रहे हैं जिस कंटेनर के अंदर से। बेसिकली आपके पास जो एक सैंपल है वो सील्ड होता है, उसके ऊपर जो कैप लगी होती है इसके अंदर इस तरह का मटेरियल यूज होता है कि जिसके अंदर से आप सिरिंज पास कर सकते हैं बट वो एयर टाइट होता है नॉर्मली, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो एयर जो है वो मतलब ओपन नहीं होता है सच के उसको आप रखेंगे कि उसके अंदर जो है एयर की मिक्सिंग होगी। ठीक है सर। तो सर सर ये इसमें जो जी खुर्शीद, जो इसमें हमारे पास बाकी कुछ हमारे पास लिक्विड्स होते हैं उसमें तमाम कंपोनेंट वोलेटाइल तो नहीं होते हैं, या तो वो बहुत हाई टेम्परेचर पे वोलेटाइल होते हैं तो एवापोरेट होते हैं। तो जो हम वहाँ से सिरिंज के ज़रिए से सैंपल ले रहे हैं वो तो मैं भी उसमें वो तमाम कंपोनेंट्स मौजूद ना हो जो लिक्विड में हमारे पास हैं जिनको हम एनालाइज करना चाहते हैं। सही है। बेसिकली यहाँ पे तो एक सिंपल एक ये मेथड वहाँ पे हम यूज कर रहे हैं हेड स्पेस सैंपलिंग का कि जहाँ हमारे पास वोलेटाइल एनालाइट्स हैं तो मोस्टली इसमें तो सिर्फ जो हाईली वोलेटाइल हैं हम उनको एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। सो जो लो वोलेटाइल हैं उनको जो है बेसिकली हमें कोई ना कोई डिफरेंट प्रोसेस है जिनके थ्रू हम उनको या तो हीट करते हैं और उसको कलेक्ट करते हैं या फिर हम उनको अगर वो बिल्कुल ही नॉन वोलेटाइल हैं या जिनकी वोलेटिलिटी बहुत कम है देन उनकी हम डेरिवेटाइजेशन करके तो फिर उनको एनालाइज करते हैं। So, ये जो मेथड है हेड स्पेस सैंपलिंग वाला दिस इज ओनली फॉर दोज एनालाइट्स व्हिच आर हाईली वोलेटाइल एट रूम टेम्परेचर। तो हमें इससे कैसे अंदाजा होता है जब हमारे पास एक नया सैंपल आता है, अननाउन सैंपल हो, हमें आइडिया ही ना हो कि उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं। जब कंपोनेंट का आइडिया ना हो तो हमें ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि वो कंपोनेंट वोलेटाइल हैं या नहीं है। नहीं, एक्चुअली whenever we have some sample so there are two kind of analysis which we perform in laboratory। एक तो ये है कि आपके पास टोटली कंप्लीटली अननोन सैंपल है, ठीक है,
कि जिसका आपको ये भी नहीं पता कि उसके अंदर कौन कौन से मौजूद हैं, और आपने जस्ट ये चेक करना है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स या एनालाइट्स मौजूद हैं। तो उसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं। फर्स्ट हम मतलब वो आ जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, या हमने देखना है कि उसके अंदर मौजूद क्या क्या है। ठीक है, जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं वो मोस्टली हम गैस क्रोमेटोग्राफी के जरिए जब हम करते हैं, तो उसमें हमारे पास जो भी सैंपल होता है तो हमें वेल नोन होता है कि हमने कौन कौन सा एनालाइट जो है वो उसके अंदर से एनालाइज करना है। और नॉर्मली जो हमारे पास प्रोटोकॉल मौजूद होते हैं उसके अंदर हमें मालूम होता है कि अगर एक हमारे पास सैंपल है तो उसके अंदर जो एनालाइट हम फॉर एग्जांपल हमने 10 एनालाइट मेजर करने हैं, तो हमें पता होता है कि एनालाइट्स में से कौन से ऐसे हैं कि जो अगर लिक्विड है तो हाईली वोलेटाइल होंगे और हम उसको एयर स्पेस जो ऊपर सैंपल है उसमें से उसको कलेक्ट कर सकते हैं, और कौन से सैंपल ऐसे हैं कि जिनके लिए हमें हीट करना पड़ेगा उसको, और कितना हीट करना पड़ेगा उसको वोलेटाइल बनाने के लिए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मोस्टली जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होती है। ओके सर, मतलब ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए जो आपने हमें ग्राफ इंटरप्रेट करने का तरीका बताया था लास्ट जी, वो हमने जो कुछ ग्राफ डिस्कस किए थे तो उसके अंदर हमने जो जैसे ग्रेडियंट सेपरेशन थी, ग्रेडियंट इल्यूशन थी, तो उसके अंदर इसी वजह से कि जो लास्ट में आ रहे थे चाहे वो फार्मास्यूटिकल के थे, चाहे वो हम जो कुछ सैंपल चेक किए थे वाटर के अंदर भी, तो बेसिकली उनको हीट इसलिए करते हैं कि वो लो वोलेटाइल होते हैं और वो नॉर्मल उसके टेम्परेचर पे जो है वो एनालाइज नहीं हो सकते। ठीक है, सो बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल हम उसके हिसाब से जो है वो एनालिसिस को करते हैं। ठीक है, जो कंडीशन है हम उस लिहाज से सिलेक्ट करते हैं उसकी। ओके ओके सर, ओके, सो नेक्स्ट, so this is the solid phase micro extraction technique. Is quite commonly used method for extraction of sample in the solid phase, and इसको SPME भी कहते हैं the short form. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक syringe सी यूज हुई है, राइट? जो ऊपर बैरल है जो ब्लैकिश कलर की है, and then there is syringe needle, then there is you can see retractable rod, and then the last part with the arrow you can see there is written that there is a fused silica fiber coated with stationary phase. ठीक है, बेसिकली इस मेथड में जो सॉलिड फेज माइक्रो एक्सट्रैक्शन है इसमें ये करते हैं कि हम कोई भी मटेरियल एक फाइबर लेते हैं, मोस्टली सिलिका फाइबर होता है, और उसको कोट किया जाता है किसी भी स्टेशनरी फेज के साथ। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल यहाँ पे जो पॉली डाइमिथाइल साइलॉक्सेन जो है वो यूज किया जा रहा है एज एन स्टेशनरी फेज। ये जो फाइबर होता है ये रिट्रैक्टेबल होता है, आप उसको बटन ऊपर लगा होता है या नॉब लगी है तो उसको प्रेस करें तो ये इस जो सिरिंज से बाहर आ जाता है, और इसको अगर आप वापस करें तो ये वापस रिट्रैक्ट भी हो जाता है। इसी वजह से इसको कहते हैं रिट्रैक्टेबल जो रॉड है जो ऊपर सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, फ्रॉम द बॉटम जो सेकंड एरो है रिट्रैक्टेबल। सो जब हमने कोई भी सैंपल कलेक्ट करना होता है तो हम ये करते हैं कि इसको हम जो सैंपल जहाँ पे भी है उसके अंदर इसको क्या कहते हैं कि इंजेक्ट करते हैं और इसको प्रेस करके उसके अंदर रख देते हैं, जो ताकि ये जो रॉड है जो फाइबर है जिसके ऊपर स्टेशनरी फेज की कोटिंग हुई हुई है ये सैंपल के अंदर मौजूद हो। एंड कोई भी प्री डिटरमिन्ड टाइम कि जो डिपेंडिंग हम कौन सा सैंपल यूज कर रहे हैं, हमने उसमें से क्या नेचर है उस सैंपल की, तो उसके लिए जो प्री डिटरमिन्ड हमारे पास एक प्रोटोकॉल्स मौजूद होते हैं, बेस्ड ऑन दैट हम उसके अंदर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के लिए रखते हैं। ठीक है, और आफ्टर दैट टाइम हम इसको जो फाइबर है इसको वापस रिट्रैक्ट करते हैं और हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं, और इसके ऊपर जो सैंपल मौजूद होता है उसको फिर हम यूज करते हैं एनालिसिस के लिए फॉर द जीसी एनालिसिस जो है। ठीक है, सो ये है, इसको हम कहते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं कि सॉलिड फेज माइक्रो एक्सट्रैक्शन की, जिसके अंदर हम एक स्टेशनरी फेज कोटेड होती है फाइबर के ऊपर जो हम उस सैंपल के अंदर रखते हैं फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, और उसके बाद हम उसको जो स्टेशनरी फेज के ऊपर जो कोट हो जाता है जिसके साथ अटैच हो जाता है मटेरियल, हम उसको एनालाइज करते हैं थ्रू जीसी। ठीक है, इसके अंदर एक नेक्स्ट स्लाइड है, हम पहले वो देख लें, उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। ओके, सो आफ्टर पहले आपने इसके अंदर रखा उसको, एंड जो
स्टेशनरी फेज है जो भी, वो उसके ऊपर कोट हो गई, मतलब जो आपका सैंपल है स्टेशनरी फेज के ऊपर कोट हो गया। अब आपने उसको एनालाइज करना है, तो यहाँ पे फिर सेम सिमिलर जैसे हमने पहले डिस्कस किया, हम थर्मल डिसॉर्प्शन करते हैं ताकि जो उसके वोलेटाइल एनालाइट्स हैं सॉलिड के अंदर, वो हीटिंग से जो है उसके अंदर से इवॉल्व होंगे और हम उनको एनालाइज कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जब हमने सैंपल रखा है मोस्टली, क्योंकि जो सॉलिड है हमने उसके अंदर जो इंजेक्शन के अंदर रखा है, तो वो मोस्टली उस तरह से एयर टाइट हम नहीं रख सकते जैसे हमारे पास एयर सैंपल मतलब जो लिक्विड सैंपल्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है कि मे बी जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड हो जाए और जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कॉज कर सकती है ऑन हीटिंग। सो हीटिंग से पहले मोस्टली हम पर्जिंग करते हैं कैरियर गैस के, जो मोस्टली हीलियम गैस हम यूज कर रहे हैं, हम उससे पर्जिंग करते हैं ताकि अगर उसके अंदर कोई ऑक्सीजन वगैरह है तो वो रिमूव हो जाए, और उसके बाद फिर हम सैंपल को हीट करते हैं ताकि उस हीटिंग से फिर उसके जो वोलेटाइल एनालाइट्स हैं सॉलिड्स के, वो वेपर की फॉर्म में आए, और वो वेपर फिर कैरियर गैस के साथ ही हम लेके जाते हैं जीसी कॉलम के अंदर और वहां पे उनको एनालाइज करते हैं। सो ये बेसिकली मेथड होता है। सो फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट स्टेप है सैम्पलिंग हम करते हैं, ये हमारे पास एक सॉलिड फेज माइक्रो एक्सट्रैक्शन होल्डर है। ये जो फाइबर है जो नीचे हम वायल में देख सकते हैं, इसको हम सैंपल के अंदर रखते हैं और प्री डिटरमिन्ड टाइम, और उसके ऊपर जो है वो सैंपल जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद हम इस सैंपल को जो फाइबर है हम उसको विड्रॉ करते हैं और हम उसको रखते हैं जो अभी हमारा जीसी इंजेक्शन यहाँ पे कर रहे हैं। तो पहले हम हीलियम गैस इसमें से पास करेंगे ताकि अगर उसके अंदर कोई एटमॉस्फेरिक कोई भी गैसेस हैं वो एब्जॉर्ब हो गई हैं तो वो उसमें से निकल जाएं, ठीक है। और उसके बाद हम उसको थर्मली डिसॉल्व करेंगे, हीट करेंगे ताकि जो वोलेटाइल एनालाइट्स हैं उस सॉलिड मटेरियल के वो वेपर फॉर्म में है, और वो हीलियम जो गैस जो कैरियर गैस हम यूज कर रहे हैं उसमें से पास हो रही होगी, वो फिर उसके साथ कॉलम के अंदर इंजेक्ट हो जाते हैं और उनको हम डिटेक्ट कर लेते हैं थ्रू जीसी कॉलम। आगे जो भी हमारे पास डिटेक्टर हैं जो हमने लास्ट टाइम स्टडी किए थे, फॉर एग्जांपल थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर है, FID है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, सो वट एवर डिटेक्टर वी आर यूजिंग, सो हम उनको एनालाइज कर लेते हैं, क्वांटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस वन? नो सर। So next section is derivatization of some non-volatile samples. So if we are having a sample which is non-volatile, पहले हम बात कर रहे थे वो सैंपल के जिनकी वोलेटिलिटी थोड़ी कम होती है, then we can heat them and make them volatile and convert them into vapors by thermal heating, ठीक है, thermal treatment. So if we are having some sample which is non-volatile, so how we are going to analyze them? By using gas chromatography. So in such a case we use derivatization method and we make derivatives of those non-volatile analytes and make them volatile, ठीक है। कि हमारे पास एक सैंपल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं कि जो कि बहुत लो वोलेटिलिटी होती है, जिनकी मोस्टली वी कंसिडर देम नॉन वोलेटाइल, एंड हम उनको जीसी के ऊपर एज सच एनालाइज नहीं कर सकते। सो इफ वी आर हैविंग अ सैंपल व्हिच कंटेन अमाइनो एसिड एंड वी हैव टू डिटरमिन देयर कंसंट्रेशन, तो हम उनको डायरेक्टली एनालाइज नहीं कर सकते गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वी कैरी आउट द डेरिवेटाइजेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स। सो a most common method which is used is कि हम अमाइनो एसिड है उनको 1-ब्यूटानोल के साथ रिएक्ट करते हैं एन एसिटाइल क्लोराइड के साथ, जो कि हमें सम एस्टरिफाइड अमाइनो एसिड दे देते हैं, बट स्टिल दोज एस्टरिफाइड अमाइनो एसिड्स दे कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय जीसी। So after first step we carry out another step in which we treat it with trifluoroacetic acid. तो जब हम उसको ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास वोलेटाइल जो है वो डेरिवेटिव आते हैं अमाइनो एसिड के, जो कि एन ट्राइफ्लोरोएसिटाइल एन ब्यूटाइल एस्टर। सो ये जो एन ट्राइफ्लोरोएसिटाइल एन ब्यूटाइल एस्टर है, दीज आर वोलेटाइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड, और इनको हम गैस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं।
सो इफ वी आर हैविंग अ सैंपल जिसके अंदर हमने अमाइनो एसिड्स को एनालाइज करना है, तो हम अमाइनो एसिड्स के जो सैंपल है उसको पहले हम ये 2 स्टेप जो डेरिवेटाइजेशन है ये कैरी आउट करेंगे, और उसके बाद फिर हम उस सैंपल को इंजेक्ट करेंगे जीसी के अंदर जो वोलेटाइल सैंपल है, और उसको फिर हम एनालाइज करेंगे। तो डायरेक्टली हम जो नॉन वोलेटाइल सैंपल्स होते हैं उनको डायरेक्टली एनालाइज नहीं करते, बल्कि पहले उनकी डेरिवेटाइजेशन करते हैं। ठीक है? यस सर। एनी क्वेश्चन? इनकी वैल्यूज पहले से दी होती हैं फिर जो हम अभी लास्ट में बनाया है फ्लोरो? हाँ, बेसिकली इनके जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं दे आर ऑलरेडी डेवलप्ड। क्या आपने, अगर आपके पास अमाइनो एसिड है तो आपने इसको कैसे डेरिवेटाइज करना है, कि उसके कौन कौन से जो हैं वो वोलेटाइल इसके डेरिवेटिव हैं, कौन से नॉन वोलेटाइल हैं, तो आपने कौन सा स्पेसिफिक एनालाइट है जिसको एनालाइज करना है जो कि नॉन वोलेटाइल है, तो आप उसको कौन से डेरिवेटिव, कौन कौन से डेरिवेटिव बना के तो आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। ये आल्सो डिपेंड करता है कि आपके पास उसकी कंसंट्रेशन कितनी है और आपके पास डिटेक्टर कौन सा है। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डेरिवेटिव जो हम यूज करते हैं उसके। ठीक है? यस सर। शुड आई मूव टू नेक्स्ट स्लाइड? एक्सक्यूज मी सर। यस सर, वोलेटिलिटी और इनर्टनेस में कोई रिलेशन है? नहीं। अच्छा। और सर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि जीसी जो है उसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो सर रिप्रोड्यूसिबिलिटी ज़्यादा होना ये अच्छी चीज़ कैसे है? मतलब अगर एक बार अगर हम जीसी को यूज़ करते हैं और क्रोमेटोग्राम में कोई एरर आता है तो दूसरी बार भी वही आएगा, तीसरी बार भी वही आएगा, तो ये अच्छा कैसे होगा? देखिए, रिप्रोड्यूसिबल का मतलब एरर का रिप्रोड्यूस होना नहीं है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एरर्स। सो एक तो आपका ह्यूमन एरर है, ठीक है? तो जो आपने जी। सैंपलिंग में किया, तो अगर आपने एक दफा सैंपल बनाया तो इसी वजह से जब हम जीसी के सैंपल करते हैं, जब भी हम क्वांटिफिकेशन करते हैं, तो हम 3 डिफरेंट काइंड ऑफ क्या कहते हैं उनको, ट्रिप्लिकेट्स यूज कर रहे हैं। और वो भी ट्रिप्लिकेट ऐसे नहीं होते कि एक ही सोल्यूशन बनाया है उसके आगे 3 डिफरेंट डाइल्यूशंस और वो कर ली। तो हम 3 डिफरेंट कंसंट्रेशन के उनकी बनाते हैं और उनके अंदर से फिर हम उनकी जो है डाइल्यूशंस करके तो हम जो स्टैंडर्ड होते हैं वो यूज कर रहे होते हैं। सो अगर आपने एक में एरर किया तो दूसरा में एरर किया तो एटलीस्ट एक तो ठीक हो गई। ठीक है? तो उसलिए हम जो है कैलिब्रेशन, तो प्रायर जो कैलिब्रेशन है वो तो हम लाजमी करते हैं। हमने डिस्कस भी किया था कि विदाउट कैलिब्रेशन हम जो है वो कोई एनालिसिस नहीं करते। तो अगर कोई इस तरह का एरर है जो किसी हमारे ह्यूमन एरर की वजह से आ रहा है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो हम वहाँ भी उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको रिमूव कर सकते हैं। जहाँ तक सिंपल रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब यह है कि आप एक सैंपल एनालाइज करते हैं अभी फॉर एग्जांपल, और वो कोई आपको और वैल्यू देता है, 2 दिन बाद उसकी वैल्यू टोटली डिफरेंट है, सो दैट मीन इट इज नॉट रिप्रोड्यूसिबल। तो आप उस एनालिसिस को जो है वो कैसे वैलिडेट करेंगे कि जो परसों सैंपल हमने किए थे वो ठीक थे, रिजल्ट जो आज किए हैं वो ठीक हैं? और सर इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई एरर हो तो इंस्ट्रूमेंट टू बी वेरी एक्यूरेट इट शुड गिव द सेम रिजल्ट इवन इफ यू परफॉर्म इट टुडे और आफ्टर 1 वीक। ठीक है सर। ठीक है? यस सर। बाकी अगर कोई एरर है उसके अंदर या कोई इम्प्योरिटी आ रही है तो उसके लिए हम इसी वजह से ही पहले जो ब्लैंक रन किया जाता है कि जिसके अंदर कोई सैंपल नहीं होता, ताकि हमें पता चल जाए कि कोई एक्स्ट्रा पीक तो नहीं आ रही, कोई एरर तो नहीं आ रहा, उसके अंदर कोई चीज पहले से परमानेंटली या ऐसी कोई चीज अटैच तो नहीं होगी कॉलम के जो लीज आउट अभी हो रही है और वो पीक दे रही है। सो इनिशियली इट शुड बी जस्ट अ फ्लैट लाइन जिसके ऊपर कोई पीक नहीं आनी चाहिए जब हम उसमें से कोई सैंपल पास नहीं कर रहे बल्कि सिर्फ कैरियर गैस पास कर रहे हैं। ठीक है? फर्स्ट स्टेप इज दिस वन, जब आप बिल्कुल ब्लैंक उसमें से गुजार रहे होते हैं। एंड सेकंड स्टेप इज कि हम उसके अंदर स्टैंडर्ड रन कर रहे होते हैं, और वो इसलिए होता है कि ताकि अगर उसके अंदर कोई उसकी जो पीक है, फॉर एग्जांपल हमने कैलिब्रेशन की है 1 महीना पहले और अब हम सैंपल उसके अंदर दोबारा कोई स्टैंडर्ड रन करते हैं और दोनों की पीक में डिफरेंस है, तो हमें आइडिया हो जाता है कि इसके अंदर जो उसका कॉलम है जिसके ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप है वो सारे अब फंक्शन नहीं कर रहे, इस वजह से जो उसकी डिटेक्शन है, जो सेंसिटिविटी इतनी अच्छी नहीं है। अगर तो वो बहुत मिनिमल चेंज आ रहा है तो फिर तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं और हम स्टैंडर्ड के साथ देख लेते हैं कि कितना फर्क आ रहा है। और अगर फर्क ज्यादा है कि उससे आपको लगता है कि आपका जो रिजल्ट है वो ठीक नहीं आएंगे, तो आप कैलिब्रेशन कर्व दोबारा ड्रॉ करते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका क्या कॉलम डैमेज हो चुका है, उसकी जो सेंसिटिविटी है बहुत कम है, तो
either you regenerate the column by using some specific chemicals, washing it with those chemicals, or you change the column. ठीक है? So Yes, sir. वजह से जो है वो ब्लैंक रन किए जाते हैं। ठीक हो गया सर? वैसे बेसिकली रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती क्या चीज़ है? रिप्रोड्यूसिबिलिटी ये होती है कि अगर आपने एक सैंपल है जिसके अंदर 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और उनकी एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है, आपने उनको अभी रन किया, एक आपके पास गैस क्रोमेटोग्राम है, आपने जीसी के अंदर उनको रन किया और आपके पास जो उसका एरिया आ रहा है हर पीक का और जो उसका रिटेंशन टाइम आ रहा है वो हर दफा सेम आना चाहिए अगर उसकी कंसंट्रेशन सेम है। तो अगर आप आज एक सैंपल रन करते हैं तो उन 5 इसके अंदर एनालाइट हैं, तो उनको जो रिटेंशन टाइम है, आपने एक एनालिसिस किया आज, एक हफ्ते बाद और 1 महीने बाद, उनका रिटेंशन टाइम सेम आना चाहिए। और अगर आप सेम कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं तो उनका एरिया भी ऑलमोस्ट 99%, मोर देन 99% सिमिलर होना चाहिए। इट मींस कि जो रिजल्ट है वो रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, कि आप आज करते हैं, कल करते हैं, हफ्ते बाद करते हैं, एक सैंपल सेम यूज कर रहे हैं तो जो रिजल्ट है वो सेम आ रहे हैं, वो रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। इसको हम कहते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट। ओके सर। Okay, so next we have adjusting the analyte concentration। कि जब हमने कोई सैंपल इंजेक्ट करना है तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसकी एनालाइट की कंसंट्रेशन क्या है। फॉर एग्जांपल, हम कोई सैंपल एनालाइज करना चाह रहे हैं एंड जो एनालाइट है उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, इतनी कम है कि आप उसका जो सिग्नल है उस कंसंट्रेशन का आपका डिटेक्टर उसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है, वो एनालाइज नहीं हो सकती इतनी लो कंसंट्रेशन। तो वहां पे आप क्या करते हैं? वहां पे हम मोस्टली ये करते हैं कि हम उन सैंपल को कंसंट्रेट करते हैं। नॉर्मली जो हम मेथड यूज कर रहे होते हैं, जो पर्ज एंड ट्रैप मेथड होता है या हमारा हेड स्पेस सैम्पलिंग होता है, तो इसमें ऑटोमेटिकली कुछ उनकी जो है वो कंसंट्रेट हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास वहाँ पे एक स्पेसिफिक इसको हम जो गॉड कॉलम होते हैं उससे पहले एक अक्सर कॉलम लगते हैं जो कि बेसिकली कंसंट्रेटर होते हैं, कि जो उन सैंपल्स को कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, सो इवन 1000 टाइम भी उसको कंसंट्रेट किया जा सकता है जो आपके पास सैंपल है। तो अगर आपके सैंपल है जिसकी कंसंट्रेशन किसी भी एनालाइट की बहुत कम है तो उसको एनालिसिस से पहले उसको कंसंट्रेट किया जाता है ताकि आपके पास उसकी जो अमाउंट इतनी हो कि उसको एनालाइज किया जा सके जो भी उसके साथ डिटेक्टर्स अटैच है। सो ये तो हो गया एक मतलब कंडीशन की जिसमें कंसंट्रेशन बहुत कम है। सेकंड ये है कि अगर आपके पास कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि अगर तो वो कंसंट्रेशन ज्यादा है तो एक तो ओवरलोड कर देगा कॉलम को, आपके कॉलम को वो डैमेज करेगा, उसकी जो सेपरेशन एफिशिएंसी उसको डैमेज करेगा। और अगेन जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि हर डिटेक्टर की एक रेंज होती है जहाँ पे वो लीनियर रिस्पॉन्स देता है। अगर आप उससे ज्यादा कंसंट्रेशन दे तो वो उसकी जो रिस्पॉन्स है वो फिर ट्रू नहीं आता, वो बिल्कुल लीनियर हो जाती। कब हमने डिस्कस की थी पहले एक दफा क्लास में भी। तो अगर तो आपकी उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो वो कॉलम को डैमेज करेगा, दूसरा आपके पास जो उसकी वैल्यू आ रही है क्या कह रहे हैं कि जो एरिया की वैल्यू आ रही है जिससे आपने उसकी कंसंट्रेशन मालूम करनी है तो वो एक्यूरेट नहीं होगी, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो भी इनएक्यूरेट होगी और आपका जो कॉलम है वो भी डैमेज हो रहा होगा। सो वहां पे हमने उसको जो है वो डाइल्यूट करते हैं इस तरह की कंडीशन में। अगर आपके पास सैंपल बहुत कंसंट्रेटेड है जिसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है एनालाइट की, तो ऐसे सैंपल को आप डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे एंड देन उस सैंपल को इंजेक्ट करेंगे जीसी के अंदर, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो भी वैलिड हो और जो आपका कॉलम है वो भी डैमेज ना हो। ठीक है, एडजस्टिंग एनालाइट कंसंट्रेशन before analysis or before injecting the sample is very important. And after this one I have a small quiz for you guys just to know कि आपने जो इससे पहले हमारे लेक्चर थे आपने कितनी अच्छी तरह से पढ़े। सो हमने काफी डिटेल में पढ़ा था कि जब हम सैंपल इंजेक्ट करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के लिए तो 3 डिफरेंट मेथड हमने स्टडी किए थे, विच वर स्प्लिट इंजेक्शन, स्प्लिटलेस इंजेक्शन एंड ऑन कॉलम इंजेक्शन।
So any volunteer to explain split injection? Is there any volunteer to explain splitless injection? सर Yes. सर दोबारा से अभी पढ़ा तो नहीं, लेकिन जो आपने पहले बताया था उसमें ये था कि एक जो है हाई कंसंट्रेशन के लिए था, एक हाई कंसंट्रेटेड मतलब, और एक डाइल्यूट फॉर्म में था, बस इतना ही, और एक ऑन कॉलम तो हुदा ऑन कॉलम कौन से हम इंजेक्ट करते थे? हमने डिस्कस किया था इंडिकेट। सर ये रिवाइज नहीं किया हुआ ना लेक्चर अभी। Okay, so it means I need to take some quiz in next week, right? Because today is our last lecture for gas chromatography, and tomorrow we will start HPLC, inshallah. So, inshallah, in this week, or next Monday or Tuesday, we will have a quiz for this whole chapter of gas chromatography. Sir, split injection. Okay. So I will actually announce the date of quiz maybe tomorrow, and then we will have quiz from including this lecture. जितने भी lecture हुए हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के ऊपर, तो हम उसका quiz लेंगे. So कुरतुलैन, आप कुछ कहना चाह रही थी आई थिंक? नो सर, मैं नहीं थी, कोई और था. अच्छा. So who want to explain splitless injection? सर स्प्लिट इंजेक्शन बता दूं? जी फरिया. सर स्प्लिट इंजेक्शन बताती हूँ. ठीक है. सर स्प्लिट इंजेक्शन में हम क्या करते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी जो कॉलम होता है उसके अंदर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल्स होता है या एनालाइट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि हमारे पास जो पीक एफिशिएंसी या सेपरेशन वो अच्छी से हो जाए. ठीक है. और स्प्लिट लेस में मेरे ख्याल से ऐसा करेंगे कि हम कॉलम में लार्ज अमाउंट ऑफ एनालाइट को ऐड करते हैं. Okay. Anyway, I will just give you a brief overview again, just to revise some of the concept about the injecting the sample on GC column. So split injection वो होती है कि in which we are injecting samples in which only a small portion of the sample is entering the column. कि जहाँ पे हमारे पास concentrated sample होते हैं तो वहाँ पे हम split injection use करते हैं. For example, अगर हम 100 ml सैंपल यूज कर रहे हैं तो उसमें से जस्ट 1 ml जो है वो इंजेक्ट कर रहे होते हैं. सो दिस इज, हमने इसको पढ़ा था कि इसको कहते हैं स्प्लिट इंजेक्शन. और जब हमारे पास रिलेटिवली डाइल्यूट सैंपल होते हैं तो वहाँ पे हम स्प्लिट लेस इंजेक्शन कर रहे होते हैं, एंड जिसके अंदर हायर परसेंटेज ऑफ सैंपल जो होती है वो कॉलम के अंदर इंटर हो रही होती है. सो दैट काइंड ऑफ इंजेक्शन इज नोन एज स्प्लिट इंजेक्शन, स्प्लिट लेस इंजेक्शन. A technique which is for injecting a sample onto column that allows a higher percentage of sample to enter in the column. ठीक है. And mostly it is for the sample जिनकी concentration जो है वो कम होती है, जो dilute sample होते हैं. And on column injection में discuss किया था कि हम ऐसे substances के जो thermally unstable होते हैं कि जिनके अंदर हमें ये डर होता है कि ये decompose हो जाएंगे, तो हम उनको direct column के अंदर inject करते हैं to avoid their thermal decomposition. ठीक है. सर मेरा तुक्का सही लगा? जी, आपका अंदाजा ठीक था, बट आई होप कि आप इसको अब अच्छी तरह पढ़ेंगे. जितने भी लेक्चर हैं मैंने आपको आज कुछ एक बुक चैप्टर भी सेंड किए, सो काइंडली इसको अच्छी तरह से पढ़ें एंड प्रिपेयर वेल फॉर द क्विज. एंड आई थिंक दैट वाज आवर लास्ट स्लाइड. सो थैंक यू फॉर paying attention to the lecture, and these are the 3 books which I have used for making lectures on gas chromatography, which is Harvey's Modern Analytical Chemistry. Then there is Fundamental of Analytical Chemistry by Scooge and West, and the third book which I have consulted is Analytical Chemistry by G.D. Christian and Das Gupta. ठीक है. So that's all for today's lecture. I will stop the